Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon. हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर चुके थे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की, एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 4 केमिकल प्रॉपर्टीज. फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी अभी हमारी चली रही थी, उससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन अभी भी बाकी है. लेट मी फर्स्ट मेक यू रिकॉल ऑल दीज प्रॉपर्टीज. एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा दूं सारी. सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखिएगा कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप इन देम. एंड C डबल बॉन्ड O में क्योंकि अनसैचुरेशन है, इसलिए मैंने बताया था दे अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. इनके जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अल्टीमेटली तो पूरा का पूरा रिएजेंट ऐड होगा, लेकिन पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल करेगा. ठीक है, कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ऊपर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है और हमें एक एडिशन प्रोडक्ट मिल जाता है. इस रेस्पेक्ट में सबसे पहला रिएक्शन मैंने एडिशन ऑफ HCN करवाया था, व्हिच रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन्स. आप सब लोगों को समझ में आ गया था. साइनोहाइड्रिन हम उन क्लास ऑफ कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनमें साइनाइड और हाइड्रोक्साइड दोनों फंक्शनल ग्रुप एक साथ प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, फिर हमने दूसरा रिएक्शन वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, एंड दिस रिएक्शन रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट्स. इसमें सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट्स मिलते थे जो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते थे, PBT बन जाते थे. And this reaction has an importance कि this reaction was used for the purification of aldehydes in ketones. मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम किसी भी aldehyde, impure aldehyde या impure ketone को first we will treat with NaHSO3 to form an adduct. अब वो जो adduct मिलेगा वो एक white PPT की फॉर्म में नीचे settle down हो जाएगा. We will filter that, will separate that PPT after filtration. Most of the impurities तो filtrate में pass on हो जाती हैं. उसके बाद जो PPT बनता है उसे हम अच्छी तरह वॉश कर लेते हैं, एंड आफ्टर वॉशिंग दैट PPT वी हाइड्रोलाइज दिस PPT. उस PPT को जब आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो दैट वुड बी रिकन्वर्टेड बैक टू प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड. उसके बाद तीसरा रिएक्शन आप लोगों ने करा होगा, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. दैट वाज अ काइंड ऑफ रिपीटेड रिएक्शन, हम पहले भी कर चुके थे. एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन एड्स ओवर फॉर्मेल्डिहाइड टू प्रोड्यूस अ प्राइमरी अल्कोहल, but Grignard reagent with any other aldehyde produce a secondary alcohol, and with ketones they produce tertiary alcohol. ठीक है, उसके बाद हमने एक रिएक्शन करा था एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव. दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन और आज भी हम थोड़ा सा डिस्कशन अभी उसका कंटिन्यू करेंगे. एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव में फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिया डेरिवेटिव इज अ टर्म यूज्ड फॉर ऑल दोस कंपाउंड्स व्हिच हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया. मैंने आपको अमोनिया NH2H लिख के बताया था और आपको बताया था कि इस अमोनिया में से, दिस इज अमोनिया, इस अमोनिया में से ये H हटा के अगर हम अलग अलग चीजें लगाते जाएंगे तो अलग अलग अमोनिया डेरिवेटिव्स बनते जाएंगे. तो 5 अमोनिया डेरिवेटिव्स हम लोगों ने डिस्कस करे थे. H के बदले OH लगाने से हाइड्रोक्सिलामीन, NH2 वाज हाइड्रोजीन, फिर NH2NH C6H5 वाज फिनाइल हाइड्रोजीन, फिर उसी फिनाइल हाइड्रोजीन के 2 और 4 पे नाइट्रो लगा दिया तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, और लास्ट में हमने करा था सेमी कार्बाजाइड. और पांचों अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन सेम मैनर में हुआ था. हर अमोनिया डेरिवेटिव में आप देख रहे हो यहाँ पे शुरू में NH2 होता है, तो सामने से जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है लाइक दिस CH3CH डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O और ये H2O एज इट इज निकल जाता है और डबल बॉन्ड के आगे एज इट इज रिमेनिंग पोर्शन अटैच हो जाएगा. ठीक है, तो मैंने आपको बनने वाले प्रोडक्ट्स के नाम भी बता दिए थे, आप एक बार चेक करिए. हाइड्रोक्सिलामीन से जो प्रोडक्ट बनता है उसे बोलते हैं ऑक्साइन, हाइड्रोजीन से बनने वाले को हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजीन से फिनाइल हाइड्रोजोन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से बनता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, जो एक ऑरेंज रेड PPT होता है. दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर एन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. इस टेस्ट को DNP टेस्ट भी कहा जाता है. और लास्ट रिएक्शन मैंने आपको करवाया था रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड NH2 NHCO NH2 के साथ सेमी कार्बाजोन्स बनते थे. इसी रिएक्शन में मैंने आप लोगों को जाते जाते एक चीज फाइंड आउट करने के लिए कहा था कि आप खुद फाइंड आउट करिएगा कि CH3CH डबल बॉन्ड O, देखिए सेमी कार्बाजाइड में इस साइड भी NH2 होता है और दूसरी तरफ भी NH2 होता है, यहां पे भी NH2. मैंने आपको जो एग्जांपल करवाया था वो इधर से वाटर निकाल के बताया था. ठीक है, ये वाला O और ये वाला H2, और हमने सेमी कार्बाजाइड बना दिया, सेमी कार्बाजोन बना दिया था. CH3CH डबल बॉन्ड NNH CONH2. बट द क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन वाज दैट कि क्या ये वाले NH2 की साइड से भी हम वाटर एलिमिनेट कर सकते थे या नहीं कर सकते.
याद है जाते जाते मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपसे बोला था आप खुद फाइंड आउट करिएगा, कुछ करा आपने या नहीं? उस दिन के बाद कॉपी ही नहीं खोली आपने, करा आपने? बताइए आयुषी। सर जो NH2 कार्बन से अटैच्ड है उसमें जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसलिए वो ज्यादा अच्छा बेटर न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी रेजोनेंस की वजह से, तो वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही बताया। देखिए और किसी ने भी फाइंड आउट करा था जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है? यस श्रेया। यस सर। सर वो जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो उसमें जो NH बॉन्ड का लोन पे जो NH का लोन पेयर है N का सर वो रेजोनेंस में हो जाएगा, इसलिए वो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा। ये मिला था। एग्जैक्टली। देखिए देखो एक्चुअली क्या है, ये तो नाइट्रोजन के पास ना लोन पेयर होता है और अपने लोन पेयर के थ्रू ही वो इस कार्बन पे अप्रोच करता है। ये तो मैंने आपको एक शॉर्टकट दिखा रखा है कि वाटर निकल गया, लेकिन जो अप्रोच होता है ना वो बेसिकली दिस नाइट्रोजन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से इसके पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करता है। लेकिन अगर हम इस साइड वाले NH2 ग्रुप को देखें तो द NH2 ग्रुप विच इज एडजेसेंट टू कार्बोनाइल, कार्बोनाइल के एडजेसेंट वाला जो NH2 है ना, इसका जो लोन पेयर होता है दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर द अटैक ओवर दिस कार्बोनाइल, क्योंकि ये लोन पेयर इस बराबर वाले कार्बोनाइल के साथ रेजोनेंस में चला जाता है, और रेजोनेंस में जाने की वजह से देखिए नेक्स्ट स्टेप में इट विल डेवलप अ पॉजिटिव चार्ज ओवर इट, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ जाएगा, और जैसे ही इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा तो ये पॉजिटिव इस कार्बोनाइल से रिपल्शन फेस करेगा, सो दैट्स व्हाई ये उसकी तरफ अप्रोच नहीं करेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की फॉर्म में मैं आपको ये लिखवा रहा हूं, एक क्वेश्चन लिखिए, सब लोग एक क्वेश्चन लिखो, दैट्स अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। although there are two NH2 groups, although there are two NH2 groups in semicarbazite, although there are two NH2 groups in semicarbazite, but only one of them is involved, only one of them is involved in the formation of semicarbazone. One of them is involved in the formation of semicarbazone. Why? One of them is involved in the formation of semicarbazone. Why? अब आंसर लिखिए। In semicarbazite, the NH2 group attached to carbon atom, the NH2 group attached to the carbon atom is involved in resonance, due to which it develop a partial positive charge over it. It develop a partial positive charge over it, and hence it faces a repulsion. During the attack over the carbon atom of the carbonyl group. Carbon atom of the carbonyl group. Carbon atom of the carbonyl group. कार्बोनाइल ग्रुप यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन का जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इसने भी एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लिया अपने ऊपर, तो इस वाले एंड से रिपल्शन फेस होगा।
सो दैट्स व्हाई ये वाला नाइट्रोजन अप्रोच ही नहीं करेगा कार्बोनाइल की तरफ, सिर्फ इस एंड से अप्रोच होगी और यहीं से वाटर का एलिमिनेशन होगा। और अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप इस एक्सप्लेनेशन के साथ ये रेजोनेंस भी बनाकर दिखाएंगे। ये रेजोनेंस भी बना लीजिए, सेमी कार्बोसाइड की दो कैनोनिकल फॉर्म्स, एंड टेल मी इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? आशी, अक्षित, अनन्या, जिया, सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक, अब देखिए एक और चीज अभी इससे रिलेटेड मुझे एक्सप्लेन करनी है आपको। एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, आपको नोट नहीं करना। से CH3CH डबल बॉन्ड O और यहां था NH2OH, सपोज कोई सा भी अमोनिया डेरिवेटिव ले लेते हैं। आपको पता है इस नाइट्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है और कार्बन पे, सॉरी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, जिसकी वजह से ये वाला एंड न्यूक्लियोफिलिक है। किसी भी अमोनिया डेरिवेटिव, जितने भी पांचों अमोनिया डेरिवेटिव थे उनमें सब में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था और अपने लोन पेयर की वजह से ही वो इस पॉजिटिव की तरफ अप्रोच कर रहा था। ठीक है, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव था, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। ये जितने भी रिएक्शंस करे जाते हैं ना, पांचों के पांचों अमोनिया डेरिवेटिव के रिएक्शन, they have to be carried out in an under optimum pH conditions. pH बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा बेसिक कंडीशन, अल्कलाइन कंडीशंस भी नहीं होनी चाहिए, और बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशंस भी नहीं होनी चाहिए। ये भी एज अ क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई दिस रिएक्शन हैव टू बी कैरिड आउट अंडर केयरफुली कंट्रोल्ड pH। अब उसका रीजन ध्यान से सुनो। देखिए, अगर स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम होगा, इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, एक स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है, हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस होंगे, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। और अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हुई ना, तो चांसेस हैं कि ये जो अमोनिया डेरिवेटिव है, कोई सा भी अमोनिया डेरिवेटिव, इसका लोन पेयर उन H पॉजिटिव से प्रोटोनेट हो जाएगा। मतलब अमोनिया डेरिवेटिव का नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के थ्रू इस पे नहीं अटैक करेगा, बल्कि किसी प्रोटॉन पे अटैक कर देगा, और प्रोटॉन पे अटैक करके प्रोटोनेटेड हो गया तो इसने अपनी साइट ब्लॉक कर ली। अब ये साइट ही ब्लॉक हो गई, जिसकी वजह से ये कार्बोनाइल पे अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एक स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हिंडर हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। अगर स्ट्रांग बेसिक मीडियम हुआ, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम, तो स्ट्रांगली बेसिक मीडियम का मतलब है कि OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन हमारे पास ज्यादा होगी। एक स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव आयंस अवेलेबल होंगे, तो उस केस में क्या होगा, ये OH नेगेटिव आयन खुद ही अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू इस कार्बोनाइल पे अटैक कर दिया करेंगे। CH3CH डबल बॉन्ड O इसके कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो चांसेस होंगे कि कोई ना कोई OH नेगेटिव इससे पहले कि अमोनिया डेरिवेटिव इस पे अटैक कर पाता, OH नेगेटिव अटैक करके इस साइट को ब्लॉक कर देगा। तो इन बोथ द केसेस हमारी जो रिएजेंट्स हैं उनकी साइट्स ब्लॉक हो जाती है। एसिडिक मीडियम में अमोनिया डेरिवेटिव की अटैकिंग साइट ब्लॉक हो जाती है, और बेसिक मीडियम में कार्बोनाइल के पॉजिटिव चार्ज कार्बन की साइट ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से ना बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशन दी जा सकती है, ना ज्यादा बेसिक कंडीशन। ऑप्टिमम कंडीशंस, केयरफुली कंट्रोल पीएच पर रिएक्शन को करना होता है। पहले तो बताइए, आपको समझ में आया? तो मैं फिर प्रॉपर थ्योरी लिखवाऊंगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो लिखिए एक स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन में। The reactions of ammonia derivatives, the reaction of ammonia derivatives are always carried out under carefully controlled pH conditions. Under carefully controlled pH conditions, since under the carefully controlled pH conditions, since, अब since के आगे A और B करके नेक्स्ट लाइन में लिखना है आपने। A पार्ट में लिखिए इन एसिडिक मीडियम, हेडिंग डालो इन एसिडिक मीडियम, इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम लिख लो। इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम
इसी के आगे कंटिन्यू करो, हेडिंग मत डालो, बस इसी के आगे कंटिन्यू करो। इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम द अमोनिया डेरिवेटिव may get protonated by the H positive ions, may get protonated by the H positive ions, और उसके नीचे ये रिएक्शन दिखा दीजिए एसिडिक मीडियम वाला। और बी पार्ट में लिखिए इन स्ट्रांगली बेसिक कंडीशन, इन स्ट्रांगली बेसिक मीडियम, strongly basic medium, some OH negative ion, some OH negative ion makes a nucleophilic attack, makes a nucleophilic attack over the carbonyl carbon, makes a nucleophilic attack over the carbonyl carbon. ठीक है, और ये इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी दिखा दीजिए। Done. So that was the fourth reaction जिसके बारे में हमने सारे aspects discuss कर लिए। Now let's move on to the fifth chemical property. Addition of alcohols. Addition of alcohols हमारी fifth chemical property. इसमें लिखें first molecule of alcohol, first molecule of alcohol adds over an aldehyde, adds over an aldehyde. सर रिपीट कर दीजिए एक बार। First molecule of alcohol, first molecule of alcohol adds over an aldehyde, adds over an aldehyde to produce a hemiacetal which react with second alcohol molecule, to produce an acetal, देखिए अल्कोहल के एक एक करके 2 मोल्स अटैक करेंगे एल्डिहाइड्स के ऊपर। मैं कीटोन के साथ सेपरेटली रिएक्शन बताऊंगा, पहले एल्डिहाइड के ऊपर सुनिए। एल्डिहाइड के ऊपर जब फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल ऐड होता है तो आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा, एक इनफैक्ट एक कंपाउंड मिलेगा व्हिच इज कॉल्ड हेमीएसिटल। देखते हैं अभी हेमीएसिटल क्या होता है। बट दैट हेमीएसिटल कैन फर्दर रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल और सेकंड स्टेप में बन जाएगा एसिटल। सो लेट मी टेल यू कि हेमीएसिटल और एसिटल ये टर्म्स क्या होते हैं, देखिएगा ध्यान से। Let us consider this aldehyde CH3C double bond OH, ethanol। इसको हम CH3OH से रिएक्ट करवाते हैं। आपको मैंने बताया था कि aldehydes and ketones पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होते हैं। आपको मालूम है कोई सा भी अल्कोहल, इसमें ये जो OH बॉन्ड होता है ये पोलर होता है। इसमें ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है। किसी भी अल्कोहल में OR वाला जो पोर्शन है ना, एल्कोक्सी, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है, this as a nucleophile will attack over this carbon,
और बदले में ये वाला बॉन्ड टूटेगा और O पे आ जाएगा H, ठीक है। तो C के नीचे क्या लग जाएगा बताइए, C के नीचे क्या लग जाएगा, OCH3, और ऊपर O पे आ जाएगा H, ये बन जाएगा CH3 CH, इसके नीचे OCH3 और ऊपर OH। पहले बताइए ये बीच का कंपाउंड समझ में आया सबको, क्या बना कैसे बना, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से देख रहे हैं आप? Alcohol and ether. ईथर एंड अल्कोहल, बस यही याद रखना है। जिस तरह से साइनाइड और हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन को साइनोहाइड्रिन कहते थे, वैसे ही ईथर और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन को हेमी एसिटल कहते हैं। हेमी एसिटल इज एनी सच क्लास ऑफ कंपाउंड जिसमें आप देखो कि ईथर भी है और अल्कोहल भी, ठीक है। सो ईथर प्लस अल्कोहल का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड हेमी एसिटल। अब देखिए, जब आपने पहला मॉलिक्यूल ऐड करा था ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, पहले मॉलिक्यूल ने तो एडिशन अंडरगो करी, लेकिन अब तो इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं बचा ना, तो अब जो दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल होगा रिएक्ट करेगा, वो एडिशन नहीं अंडरगो करेगा, दैट विल अंडरगो अ काइंड ऑफ डिहाइड्रेशन, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। देखिए एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल इस तरह से लिख रहे हैं CH3OH, और दिस सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, ये यहां से H और यहां से OH, वाटर निकल जाएगा। आप लोगों ने ये पढ़ा भी था अल्कोहल्स वाले चैप्टर में कि दो अल्कोहल जब आमने सामने से आती हैं, तो जो हमने 413 एंड 443 वाले रिएक्शंस करे थे, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, दो अलग अलग मॉलिक्यूल से जब निकलता है वाटर, ठीक है। तो एक का यहां से H और यहां से OH, ये वाटर निकल जाएगा, और ऊपर क्या लग जाएगा बताइए, O के आगे CH3, यानी कि ऊपर भी ईथर, ऊपर भी ईथर नीचे भी ईथर। देखिए अब ये बन जाएगा CH3CH, ऊपर भी ईथर ग्रुप और नीचे भी ईथर ग्रुप, a combination of two ether groups is called acetal. Acetal is a combination of two ether groups and hemiacetal is a combination of ether plus alcohol. ये क्लियर है सब लोगों को या नहीं? Yes, sir. अच्छा बताइए, ऐसा कुछ याद आ रहा है, हमने पहले पढ़ा था कभी भी मैंने थोड़ा सा भी ये कॉन्सेप्ट बताया था आपको या नहीं बताया? Yes, sir. देखिए हम जब टर्म 1 की प्रैक्टिस कर रहे थे ना, स्पेशली रिवीजन जब कर रहे थे, तो ग्लूकोज से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज अ हेमी एसिटल और इट इज एन एसिटल। Yes. आपको याद होगा मैंने उस वक्त ये रिएक्शन बनाया था और बताकर भी बताया था, ग्लूकोज में भी ईथर ग्रुप था साइक्लिकली, जब कार्बन नंबर 5 ने कार्बन नंबर 1 पे अटैक कर दिया तो बीच में एक ईथर बन गया था, और Yes. अल्कोहल तो थे ही बहुत सारे, ठीक है। तो याद है हमने ये डिस्कशन करा था। एनीवेज अब आप ये रिएक्शन नोट करो, अभी एक एग्जांपल और करेंगे। Done. ओके अब एक रिएक्शन मैं आपको कुछ नई चीज बताऊंगा, लेकिन एक रिएक्शन मैं आपको खुद करने के लिए दे रहा हूं। देखिए ये तो हमने लिया था इथेनॉल, मतलब एक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऊपर हमने मीथेनॉल का एडिशन 2 बार करा। अब आप यही रिएक्शन प्रोपेनॉन के ऊपर करिए, द सेम रिएक्शन सेम वे, पहले पहला मॉलिक्यूल ऑफ मीथेनॉल ऐड करिए, फिर जो बनेगा उसके ऊपर दूसरा मॉलिक्यूल मीथेनॉल का डिहाइड्रेशन करेगा उसके साथ। तो बस प्रोपेनॉन के ऊपर करिए, कैरी आउट द सेम रिएक्शन विद प्रोपेनॉन।
डन। OCH3 ने यहाँ पे अटैक करा, ऊपर O पे पहले H आया होगा, तो आपका बीच में जो कंपाउंड बनता है वो ये बना होगा CH3CCH3, कार्बन के नीचे OCH3 और ऊपर O पे OH. H. And then we treat this with another molecule of alcohol. आपकी बार डिहाइड्रेशन होगी और ऊपर भी ईथर ग्रुप लग जाएगा। देखिए रिएक्शन इज सेम, बट एक डिफरेंस इनकी नेमिंग के रेस्पेक्ट में आपको याद रखना है। आपकी बार हम इस को हेमी एसिटल नहीं बोलेंगे और इसको एसिटल नहीं बोलेंगे। नाउ वी वोंट नेम दिस एज हेमी एसिटल और एसिटल। इनफैक्ट अब हम इसे बोलेंगे हेमिकीटल एंड कीटल। एक्चुअली डिपेंड्स कि आपका जो डेरिवेटिव है वो एल्डिहाइड से डिराइव हो रहा है या कीटोन से डिराइव। जब आप एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करते हुए ईथर और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसे हेमी एसिटल बोलते हैं और दो ईथर को एसिटल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप कीटोन के ऊपर अटैक करते हुए ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो हम इन्हें हेमी कीटल और कीटल बोलते हैं। इज इट क्लियर? सब लोग बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर आपको क्लियर है, एक छोटी सी लॉजिकल चीज बोलता हूं, वैसे तो बता ही दोगे, लेकिन एक छोटा सा लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अनन्या आप बताइए। मैंने आपको बताया कि दो ईथर का कॉम्बिनेशन एल्डिहाइड से बना है तो एसिटल, और वही दो ईथर का कॉम्बिनेशन कीटोन से बना है तो कीटल, है ना। अब ये तो हमने शुरू से करा तो हमें मालूम है कि कहां से बना, लेकिन अगर मैं बना बनाया प्रोडक्ट आपके सामने रख दूं तो आप उसे रिकॉग्नाइज कर लोगे कि वो एसिटल हेमी एसिटल है या हेमी कीटल है, या कीटल है या Yes, sir. एसिटल है? क्योंकि हमने नहीं बनाया, बना बनाया दिखा दिया मैंने, तो रिकॉग्नाइज कर लोगे या नहीं? टेल मी जो आपको लगता है। सिंपल थिंग, बताइए। आप कर लेंगे रिकॉग्नाइज? आप बताइए, कर लेंगे? कर लेंगे? अनन्या सोचो, बड़ा सिंपल है, जो भी आ रहा है माइंड में बोलो। आपको लगता है नहीं कर पाओगे? देखो बड़ा सिंपल है, आप बताओ। सर वो C के साइड में CH3 और CH3। अगर एक्चुअली ये कॉर्नर वाले कार्बन पे होगा तो ये एल्डिहाइड से डेराइव हुआ होगा ना, लेकिन अगर इसके आगे भी चेन चल रही है तो इसका मतलब बीच में कार्बोनाइल कीटोन रहा था, बस इतना ही तो देखना है, ठीक है। सो जब भी कॉर्नर वाले कार्बन पे रहेंगे तो वो एल्डिहाइड से डेराइव हुआ होगा, और जब सेंटर कार्बन पे होगा, आगे पीछे चेन चल रही होगी, तो डेफिनेटली वो कीटोन से डेराइव हुआ है। तो उसी को देख के हम उसका नाम डिसाइड कर लेंगे कि हम उसे कीटल बोलेंगे कि एसिटल बोलेंगे। तो बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. ऋषभ, शौर्य, Yes, sir. श्रुति, Yes, sir. ओके। अब देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन इज अगेन एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें। सिक्स्थ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसमें लिखिए, aldehydes are very easily oxidized. Aldehydes are very easily oxidized to carboxylic acids. To carboxylic acids with same number of carbon atoms. Sir, very easily oxidized के बाद क्या है? Very easily oxidized to carboxylic acids. Very easily oxidized to carboxylic acids with same number of carbon atoms. Same number of carbon atoms using the oxidizing agents like alkaline KMnO4, K2Cr2O7/H2SO4,
और H2CrO4 क्रोमिक एसिड बोलते हैं इसे। इन तीनों में से कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ले सकते हो एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करने। हाउएवर, अभी पहले पूरी थ्योरी लिख लो फिर रिएक्शन बताओ। However, ketones are resistant towards oxidation. Ketones are resistant towards oxidation, but upon oxidation under vigorous conditions, they are converted to acids. With lesser number of carbon atoms, according to the Popoff's rule. Popoff's rule. अब देखिएगा, हम यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ऑक्सीडेशन कैरी आउट करेंगे और हम देखेंगे कि एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन बहुत इजी होता है। आप नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट या क्रोमिक एसिड से एल्डिहाइड्स को बड़े आराम से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। कोई सा भी एसिड एल्डिहाइड ले लीजिए, CH3C डबल बॉन्ड OH, और जब आप इसे सपोज K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, आप यहाँ पे अल्कलाइन KMnO4 भी ले सकते हो, क्रोमिक एसिड भी ले सकते हो, वो जो मैंने तीनों लिखा है उन तीनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। तीनों में सेम काम होगा कि बस यहाँ पे H से पहले एक O आ जाए। These are all oxygen providing oxidizing agents. ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीजन दे देते, ठीक है। तो यहाँ पे H से पहले बस एक O आ जाएगा, बाकी सब एसिड्स रहेगा। तो आप देखिए क्या बन जाएगा, CH3COOH। तो बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, इजी टू लर्न, कि जितने भी कार्बन वाला आप एल्डिहाइड लेंगे आपको उतनी कार्बन वाला एसिड मिल जाएगा। तो एल्डिहाइड्स आर वेरी इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम यूजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट या क्रोमिक एसिड, ठीक है। लेकिन कीटोन्स आर एक्चुअली रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। देखो कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इसलिए इजी था, एल्डिहाइड आराम से ऑक्सीडाइज इसलिए हो पाया उतने ही कार्बन आइटम वाले एसिड पे, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप कॉर्नर पे लगा हुआ था, ठीक है, और एसिड भी कॉर्नर पे ही आता है। एसिड कभी बीच में फ्लैंक नहीं हो सकता चेन, तो कॉर्नर पे लगा हुआ एल्डिहाइड वाज वेरी इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन कीटोनिक ग्रुप तो बीच में आता है ना, उसके आगे भी चेन चल रही है और बीच में एसिड बनाना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कीटोन्स वर एक्चुअली रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। कीटोन आराम से तो ऑक्सीडाइज होंगे ही, ठीक है। इनको विगरस कंडीशंस पे ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। विगरस कंडीशन का मतलब ये नहीं है कि हम कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यही तीनों रहेंगे, लाइक क्रोमिक एसिड ले सकते हो, H2CrO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हो, KMnO4 ले सकते हो। लेकिन विगरस कंडीशंस का मतलब है कि हमें कुछ हाई टेम्परेचर प्रेशर भी लेना पड़ेगा और बहुत देर तक करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। परसिस्टेंट ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, या आप कह सकते हैं प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। prolonged oxidation under vigorous conditions। तो देखिए आराम से तो ऑक्सीडाइज होंगे नहीं, लेकिन आप किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बहुत देर तक विगरस कंडीशंस पे इन्हें फोर्सफुली ऑक्सीडाइज करवाते रहेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि कार्बोनाइल के बराबर से चेन टूट जाएगी, बिल्कुल कार्बोनाइल के एडजेसेंट से चेन टूट जाएगी, और अब ये कॉर्नर वाला कार्बन ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना, और ये भी ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना लेगा। दोनों तरफ वाला कार्बन विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड। ये दो कार्बन वाला एसिड मिल जाएगा, CH3COOH,
प्लस ये एक कार्बन अलग हुआ, एक कार्बन वाला एसिड मिल जाएगा HCOOH। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों तरफ वाले कार्बन को ऑक्सीडाइज करके एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे। So this is the difference between aldehydes and ketones. कि aldehydes can be easily oxidized to acid with same number of carbon atom. Ketones are actually resistant towards oxidation. आराम से तो ऑक्सीडाइज होंगे नहीं। Vigorous conditions पे prolonged oxidation करने पे they will undergo cleavage to produce acid with lesser number of carbon. अब इस सारी एक्सप्लेनेशन के बीच पॉपअप्स रूल क्या चीज है और वो हमें क्या बताता है वो मैं अलग से बताऊंगा, पहले आप ये नोट करें। Done, sir. Okay. एक एग्जांपल ओरली देख के बताइएगा, अभी करिएगा मत। ये था प्रोपेनोन। प्रोपेनोन का हमने विग्रस ऑक्सीडेशन करा तो हमें मिला इथेनॉइक एसिड एंड मीथेनॉइक एसिड। सिमिलरली CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, अगर हम इसका विग्रस ऑक्सीडेशन करते हैं तो कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट? विग्रस ऑक्सीडेशन पे क्लीवेज होगी, ये फिर कार्बोनाइल के बराबर से चेन टूट जाएगी और दो एसिड्स बनेंगे। सो क्या आप बता सकते हैं कि क्या क्या मिलेंगे? ओके, आप सब लोग बताइए जो ऑनलाइन है। आशी आप बताओ। आशी, अक्षय, अनन्या पांडे, आप तीनों में से कोई कुछ बोल नहीं रहा। जब मैं कुछ पूछता हूं तो रिप्लाई तो दे दिया करिए। अगर नहीं भी आता तो ये मना कर दिया करिए कि नहीं आता। कृपा, सर मीथेनोइक एसिड, और बस मिथेनॉइक एसिड, और कुछ नहीं। प्रोपेनोइक एसिड। ओके, देखिए आप सब लोग ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बताया कि क्लीवेज हो जाएगी और एक प्रोपेनोइक एसिड और एक मिथेनोइक एसिड मिलेगा, लेकिन आपने ये कैसे डिसाइड करा कि वो क्लीवेज इधर से ही होगी? हो सकता है इधर से हो जाए। कार्बोनाइल के बराबर से क्लीवेज होनी थी ना, तो ये भी तो बराबर ही है। ठीक है, ये तो सिमेट्रिकल था। इसमें मैं अगर इधर से ना करके इधर से कर देता तो भी तो वही दोनों प्रोडक्ट मिलते। ठीक है, तो हाउ विल वी डिसाइड कि कार्बोनाइल के किस साइड से क्लीवेज होगी? वो हमें पॉपअप रूल बताता है। तो पहले मैं पॉपअप रूल बताता हूं, फिर मैं आपसे दोबारा पूछूंगा कि आपने जो पहले प्रोडक्ट बताया था वो सही था या नहीं। ठीक है, पॉपअप रूल हेडिंग डालिए, पॉपअप रूल। During the vigorous oxidation of unsymmetrical ketones, during the vigorous oxidation of unsymmetrical ketones, vigorous oxidation of unsymmetrical ketones, the carbonyl group goes along, the carbonyl group goes along with the smaller alkyl chain length. The carbonyl group goes along with the smaller alkyl
chain length. पढ़िए और बताइए जो आपने बताया था वो सही था या गलत था? सर गलत था। कहां से क्लीवेज होगी कार्बोनाइल के, राइट से या लेफ्ट से? सर लेफ्ट लेफ्ट से। से। The carbonyl group will go along with the smaller part of the alkyl chain. कार्बोनाइल को छोटे वाले के साथ डिपार्ट करना, कार्बोनाइल को बड़ी वाली चेन लेंथ के साथ डिपार्ट नहीं करना। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो अब आप ये वाला एग्जांपल भी नोट करो, यानी कि यहां पे क्या मिलेगा आपको, दो मॉलिक्यूल्स इथेनॉइक एसिड के, दोनों ही एसिड, ये भी दो कार्बन वाला एसिड, ये भी दो कार्बन वाला एसिड, ठीक है? सो दिस इज पॉप ऑफ। डन। ओके, seventh reaction is बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिड्यूसिंग नेचर। अगर आप लोग स्कूल जाते रहे ऑफलाइन तो फिर आपको ये जो सेवंथ रिएक्शन है लैब में भी करवाया जाएगा। दिस इज द पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल सिलेबस। सीबीएसई के जो फाइनल एग्जाम्स में प्रैक्टिकल होती है ना, उनमें से इसमें भी एक रिएक्शन आता है। रिड्यूसिंग नेचर के अंदर मैं आपको दो रिएक्शंस करवाऊंगा, दो टेस्ट करवाऊंगा। सबसे पहले रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या होता है? दूसरे को रिड्यूस करना या खुद रिड्यूस हो जाना? तो दूसरे को करना। दूसरे को करना। दूसरे को रिड्यूस करना। क्या आप मानते हैं दूसरे को रिड्यूस वही करता है जो खुद ऑक्सीडाइज हो पाता है? दूसरे को रिड्यूस वही करता है ना जो खुद ऑक्सीडाइज हो पाता है। अभी हमने पिछले रिएक्शन में देखा कि एल्डिहाइड्स बड़े आराम से ऑक्सीडाइज हो रहे थे, कीटोन्स को तो हम जबरदस्ती करवा रहे थे। एल्डिहाइड्स वर वेरी इजीली ऑक्सीडाइज, बट कीटोन्स रेजिस्टेंट थे, ठीक है? कीटोन्स आराम से ऑक्सीडाइज नहीं होते, कीटोन्स को हम जबरदस्ती ऑक्सीडाइज करवा देते हैं विग्रस कंडीशन यूज करके। तो क्योंकि एल्डिहाइड आराम से ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, इसलिए एल्डिहाइड ही दूसरे को रिड्यूस कर सकते हैं। कीटोन्स में रिड्यूसिंग नेचर नहीं होती। दिस रिएक्शन इज ओनली फॉर एल्डिहाइड्स। कीटोन नहीं देंगे ये रिएक्शन, ठीक है? और इन यहां पे मैं दो पार्ट्स करवाऊंगा, ए एंड बी, और दोनों ही रिएक्शन ऐसे होंगे जिनमें हमें कोई विजिबल आइडेंटिफिकेशन मिलेगी। कुछ कलर आएगा, कुछ पीपीडी भी आ सकता है, कुछ विजिबल आइडेंटिफिकेशन होगी। और कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें एक विजिबल आइडेंटिफिकेशन आ जाए, वो एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की तरह यूज करा जा सकता है। तो यहां पे ये रिएक्शन विल बी यूज्ड एज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अगर आपको एक कार्बोनाइल कंपाउंड दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये चेक करके बताइए, तो आप यहां पे जो मैं टेस्ट करवाऊंगा वो करेंगे। रिड्यूसिंग नेचर के अंदर आप दो बहुत ही कॉमनली, बहुत ही फेमस मैं कहूंगा टेस्ट, जो आप लोगों ने नाम सुने भी होंगे, टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट, हम ये दो टेस्ट करने जा रहे हैं। टॉलेंस टेस्ट इज आल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है? तो सबसे पहले ए पार्ट लिखिए, टॉलेंस टेस्ट, also known as the silver mirror test. इसके नीचे टॉलेंस reagent is AgNH3 whole twice OH, ये भी लिख लीजिए। This is a complex of silver. इसमें थ्योरी लिखिए, when aldehydes are heated with Tollens reagent, when aldehydes are heated with Tollens reagent in water bath, aldehydes are heated with Tollens reagent in a water bath, then
a shiny silver mirror, then a shiny silver mirror is formed along the cross section of the test tube. Along the cross section of the test tube, या आप कह लीजिए along the walls of the test tube. Along the walls of the test tube. Done, sir. देखिए, एक जनरल रिएक्शन देखिए, दिस इज एन एल्डिहाइड. किसी भी एल्डिहाइड को आप 2 moles of AgNH3 whole twice OH. This is Tollens reagent in water bath. हीट करेंगे. देखो, प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग दिस रिएक्शन क्या होता है कि लैब में आपको एक टेस्ट ट्यूब दी जाएगी और उस टेस्ट ट्यूब में कार्बोनाइल कंपाउंड दिया जाएगा. कार्बोनाइल कंपाउंड. आपको ये तो बता दिया जाएगा कि इस टेस्ट ट्यूब में कार्बोनाइल कंपाउंड है, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन. वो आपको खुद पता लगाना है. ठीक है, आपसे पूछा जाएगा दिस कंटेन अ कार्बोनाइल कंपाउंड. आप चेक करिए कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में टॉलेंस रिएजेंट की फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे. टॉलेंस रिएजेंट एक बना बनाया रिएजेंट लिक्विड फॉर्म में लैब रिएजेंट्स में रखा होता है. ठीक है, आप ड्रॉपर से फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टॉलेंस रिएजेंट इसके अंदर ऐड करेंगे. यू विल प्लग द माउथ ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब विद अ कॉटन. ठीक है, कॉटन से आप इसके एक कॉर्क की तरह कॉटन इसमें फंसा देंगे और फिर आप इस टेस्ट ट्यूब को डायरेक्ट हीटिंग नहीं करेंगे, वाटर बाथ में हीटिंग करेंगे. ठीक है, एक वेसल में वाटर बॉईल करेंगे और उस बॉइलिंग वाटर के अंदर इसे इमर्स करके रखेंगे. तो जब आप कुछ 5 to 10 मिनट्स की हीटिंग कर लेंगे तो आप देखेंगे टेस्ट ट्यूब की वॉल्स के अलोंग, ऑल अलोंग द वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब सिल्वर की एक कोटिंग डिपॉजिट हो जाएगी. देखिए, सिल्वर एक्चुअली सिल्वर प्रेसिपिटेट होता है, लेकिन सिल्वर में ग्लास के लिए एफिनिटी होती है, तो वो नीचे नहीं बैठता, वो ग्लास की वॉल्स पे चारों तरफ स्टिक्ड हो जाता है. ठीक है, तो ग्लास के ऑल अलोंग द क्रॉस सेक्शन, ऑल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टेस्ट ट्यूब सारे में सिल्वर डिपॉजिट हो जाए. आपको अंदर के कंटेंट नजर आने बंद हो जाएंगे क्योंकि चारों तरफ सिल्वर कोट हो चुका होगा. सही है, और बिल्कुल ही शाइनी सिल्वर मिरर होता है. उसे अगर आप सामने होल्ड करेंगे तो उसमें आपको अपना फेस भी नजर आ जाएगा. दैट्स व्हाई वी कॉल इट सिल्वर मिरर. सही है, अब होता क्या है, यहाँ पे हम रिड्यूसिंग नेचर के अंडर कर रहे हैं. इसका मतलब एल्डिहाइड इसको रिड्यूस करेगा लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो, और खुद ऑक्सीडाइज होने पे एल्डिहाइड का क्या बनता था, अभी हमने पहले क्या पढ़ा था पिछले रिएक्शन में, खुद एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं. तो यहाँ पे RCOO H नहीं बनेगा, एसिड तो बनेगा लेकिन सॉल्ट ऑफ एन एसिड बनेगा, अमोनियम सॉल्ट ऑफ एसिड. ठीक है, अमोनियम सॉल्ट ऑफ एसिड में ऑक्सीडाइज हो गया, प्लस 3 अमोनिया रिलीज होंगी गैसियस फॉर्म में, प्लस वाटर, और जो मेन चीज होगी वो होगी 2 सिल्वर जो प्रेसिपिटेट हो जाएगा अलोंग द वॉल्स ऑफ द टेस्ट. अगर 5 to 10 मिनट्स की हीटिंग के बाद अगर आपको एक शाइनी सिल्वर मिरर बनता हुआ नजर आ जाए तो कंफर्म है कि एल्डिहाइड है. नहीं आए तो कीटोन होगा, क्योंकि कीटोन इस टेस्ट को नहीं देते. कीटोन रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते. समझ रहे हैं, तो ये रिएक्शन नोट करिए. ये तो मैंने आपको ग्लूकोज में भी करवाया था, ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज में. याद है आप लोगों को? Yes, sir. Done, sir. ओके, दूसरा वाला और भी इंपॉर्टेंट है. Fenning's test. Fenning's test के अंडर लिखिए, when aldehydes are treated या are heated लिखिए, are heated, when aldehydes are heated with
a freshly prepared Fehling solution with a freshly prepared Fehling solution, in water bath, then they reduce the Cu2 positive ions of Fehling's solution, reduce Cu2 positive ions of Fehling's solution to Cu positive, यानी कि क्यूप्रिक टू क्यूप्रस, 2 पॉजिटिव को क्यूप्रिक बोलते हैं और Cu प्लस मतलब क्यूप्रस, thus producing या thus forming a red PPT, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, Fehling's solution is a combination of Fehling A, के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए ब्लू कलर CuSO4 solution, and Fehling B, इसके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए कलरलेस NaOH प्लस Rochelle salt. नेक्स्ट लाइन में लिखिए Rochelle salt is sodium potassium tartrate. सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यहां तक लिखा सबने? Yes, Yes, sir. sir. अब 3 रिएक्शंस मैं बता रहा हूं, पहले आप देखे ध्यान से। Fehling's टेस्ट में Fehling's रिएजेंट यूज होता है, बट Fehling रिएजेंट आपको कभी भी बना बनाया लैब में नहीं मिलेगा। आपको इनफैक्ट 2 अलग अलग बॉटल्स मिलेंगी, एक होगी Fehling A और एक होगी Fehling B। Fehling A वाली बॉटल आपको बाहर से देखने में उसके अंदर ब्लू कलर की सॉल्यूशन नजर आएगी, वो एक्चुअली ब्लू कलर की कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होती है। और जिस बॉटल पे Fehling B लगा होगा उसमें NaOH प्लस Rochelle salt का मिक्सचर होगा। Rochelle salt सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट। आपको अगर Fehling सॉल्यूशन बनानी है तो आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ Fehling A प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ Fehling B को मिला दें। एक कॉमन टेस्ट ट्यूब में एक तीसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें थोड़ा Fehling A लेंगे, थोड़ा Fehling B लेंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे। उन दोनों को मिक्स करने पे बनेगी Fehling सॉल्यूशन। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि जब दोनों को मिक्स करते हैं तो बनता क्या है। देखिए ध्यान से, CuSO4 यानी कि A प्लस 2 मोल्स ऑफ NaOH यानी कि B, जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो दे विल फॉर्म CuOH होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। फर्दर ये CuOH होल ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ Rochelle salt, जो ऑलरेडी इसके अंदर मिला हुआ था पहले से B के अंदर,
तो जैसे ये बनेगा ना, उस रॉशल सॉल्ट की प्रेजेंस में इसके अंदर से वाटर निकल जाएगा, बिकॉज रॉशल सॉल्ट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इसमें से जब H2O निकल जाएगा तो ये बन जाएगा CuO प्लस H2O। दिस इज कॉल्ड क्यूप्रिक ऑक्साइड, और इसी फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यूप्रिक ऑक्साइड को फेलिंग्स रिएजेंट कहा जाता है। दिस इज फेलिंग्स रिएजेंट। ठीक है, अब इमेजिन करो हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें एल्डिहाइड है। उस एल्डिहाइड में हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेलिंग्स रिएजेंट ऐड करके वाटर बाद में हीट करा। तो मैंने आपको बताया रिड्यूसिंग नेचर का मतलब है एल्डिहाइड इसको तो रिड्यूस करेगा लेकिन खुद ऑक्सीडाइज होगा। खुद ऑक्सीडाइज होने पे क्या होगा, यहां से O निकल के यहां आ जाएगा, तो ये खुद तो बन जाएगा एसिड RCOOH, प्लस यहां से एक O निकल गया तो यहां पे क्या बचा, CU2O। U2O। 2 Cu 2 O थी ना, एक O चला गया तो Cu2O बचा। दिस इज क्यूप्रस ऑक्साइड, एक रेड कलर का पीपीटी। अगर रेड पीपीटी आ जाता है हीट करने पे तो समझ लो एल्डिहाइड है, नहीं आता रेड पीपीटी तो कीटोन होगा। कीटोन नहीं देते इस टेस्ट को। ओके, तो ये नोट करिए पूरा। Done. Done, sir. ओके, Done, sir. okay. So next time we will meet in 2022. Very happy new year to all and good evening everybody. आज आप लोग इतना कर दीजिए। Happy New Year, sir. Thank you, sir. Happy New Happy Year, New Year, sir. sir. Okay, Thank you, sir. Have a good day. good day.